नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है, इसमें टारगेट कैपेसिटी बिल्डिंग इस पे बात हो रही थी और यहाँ तक हम कर चुके हैं लगभग-लगभग। तो इसमें एक तो चीज़ पहले जब एग्ज़ाम में ये लॉन्च किया गया था, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये यूपीएससी ऑलरेडी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर में कितना मतलब ये दे रखा था, क्योंकि फिक्स था 10 मिली मैट्रिक टन जो है वो आपका आपका राइस था, 8 जो है वो आपका व्हीट था, 4 जो है वो पल्सेस था और 3 जो है वो कोरस सेरेल्स थे। तो ये वाला फिक्स था, तो ये रेशियो पूछा हुआ था कि कितना कौन-सा चीज़ फिक्स है। तो ये वाला अब थोड़ा-सा उस समय था। उसके बाद में अब इतना रेलेवेंट नहीं है कि मतलब इतना ऐसा पूछेगा, लेकिन दिमाग में डेटा रहना चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर क्या-क्या हमने टारगेट क्या-क्या किया था। उसके अलावा हमारा जो है फार्म टू फील्ड स्कूल वाली जो बात है, उसमें क्या है, फार्म को मैकेनाइज्ड करना है। मैकेनाइज्ड करने का मतलब ये है कि ट्रैक्टर वगैरह जो भी मतलब मशीन्स वगैरह हैं उनको यूज़ करना है। और फार्म में जो है लगना बड़ी होल्डिंग होती है, लैंड होल्डिंग होती है, तब जो है इसको करना ईज़ी होता है। जब छोटी लैंड होल्डिंग होती है तो दैट इज़ नॉट वेरी फिज़िबल और ईज़ी नहीं होता है, राइट? और क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर, और खर्चा ज़्यादा होता है और उसके हिसाब से जो है मतलब जितना मशीन में लग जाएगा उतने का कहाँ आपको वो कर पाओगे। तो अच्छा, आजकल एक थोड़ा बढ़िया वो हो गया है, जो बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, जो काटने-वाटने वाली मशीनें होती हैं ना, आप लोगों को पता है ये बात? कि जो बड़ी कटाई वाली मशीनें होती हैं और फिर उसको गेहूँ बनाने वाली मशीनें होती हैं, है ना? गेहूँ मतलब निकालने वाली मशीनें होती हैं, वो सब बड़ी-बड़ी मशीनें हो गई हैं। तो ये पंजाब, हरियाणा के जो किसान हैं, बड़े किसान, इन लोग हमारे एरिया में चले जाते हैं सीज़न में, कटाई के सीज़न में। देखा है? और ये लोग बड़ी-बड़ी मशीनें लेके जाते हैं, मतलब कम उसी में कंपाइलर है, उसी में मिक्सर, मतलब सारा है, कंबाइन, सब हार्वेस्टर कुछ सब हार्वेस्टर वगैरह सब होता है उसमें, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो काट-पीट के उस करके गेहूँ करके दे देता है और उसको कुछ फिक्स फीस ले लेता है, जो भी फीस होती है। कि आप अगर खुद मशीन अफ़ोर्ड करने जाएँगे, वहाँ पे किसी भी किसान के पास नहीं है, ठीक है? लेकिन पंजाब, हरियाणा वाले जो किसान हैं, उनके पास है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे लेके, और मैंने देखा है बहुत इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं ना, इतनी ऊँची-ऊँची, एकदम नई टाइप की मशीन, और वो मिनटों में काट-पीट के बड़े-बड़े खेत, और वो पूरा मतलब लैंड होल्डिंग का वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। सबके खेत जो है आधे-आधे घंटे में काट-पीट के सब साफ, कई-कई एकड़ काट डालते हैं। काट-पीट के उसका गेहूँ बना के वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और इतनी ऊँची पे बैठा रहता है। एक तो मैंने मशीन देखी, वो इतना ऊँचे पे बैठा हुआ है, कंपाइलर वगैरह उससे कंबाइनर वगैरह पता नहीं क्या था उसमें। इतना ऊँचा बैठा हुआ बंदा, और वो पूरा नीचे से चल रहा है और धाएँ-धाएँ वो काम, सारे काम उसी में मशीन से हो रहे हैं। मतलब सब कुछ। मुझे तो लग रहा था पैकिंग-सैकिंग तक कर दे रहा होगा। जो बोरे में फटाफट-फटाफट डाल के इस तरह से। यानी ये खेत से बोरे में सीधे पहुँचा दे रहा है। खेत से काट के वो सब करके, यानी सारा काम ही हो गया। तो मैकेनाइज़्ड से बहुत फ़ायदे हैं, बट यूपी के अंदर, बिहार के अंदर इतने रिच रिच किसान नहीं है कि इतनी महँगी-महँगी मशीनें लाएँ। तो आजकल उनको कुछ कंपनीज़ जो होती हैं ना, वो लोग ऐसे मतलब आउटसोर्सिंग कर रही हैं एक्चुअली। वो कंपनीज़ क्या करती हैं, वो भेजती हैं अपना, और उनका मतलब काम-वाम करके वो निकल आते हैं, ठीक है ना? एक मशीन खरीद ली, उसने बड़े-बड़े जगहों को कॉन्ट्रैक्ट लेकर और काट-पीट के काम खत्म कर दिया। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फार्म मैकेनाइज़ेशन हो गया, दूसरा बहुत सारे रिसोर्सेज़ का कंज़र्वेशन हुआ, ठीक है ना? रिसोर्स कंज़र्वेशन टेक्निक भी हमें ज़रूरत है, कंज़र्वेशन है, वाटर कैपेसिटी एप्लीकेशन, वाटर जो एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन टूल, ये भी करने की ज़रूरत है। फार्म मतलब इस किस तरह से वाटर एफिशिएंसी, जिससे हमने ड्रिप इरिगेशन वगैरह देखा ना, वो सब भी, और क्रॉप सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हैं कि फील्ड से उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है स्कूल्स को, और फार्म को मैकेनाइज़ करने की ज़रूरत है, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन टूल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है। ये सारी ज़रूरतें हमारी हैं, जो हम देखते हैं कि मतलब जो अगर फूड सिक्योरिटी चाहिए तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह के भी काम करने हैं और इस तरह की चीज़ें भी करनी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर क्लस्टर डेमोंस्ट्रेशन, न्यू टेक्निक, मतलब नई टेक्निक्स वगैरह को हम लोग सोचते हैं कि नई टेक्निक जो है वो निकाली जाए। डायरेक्ट सीड जैसे राइस वगैरह का लाइन ट्रांसप्लांटेशन है, एसआरआई है, बहुत सारी तरह की टेक्निक होती हैं एग्रीकल्चर में। आप बस ऐसे थोड़ा कुछ नाम मेंशन कर दीजिएगा, आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बस क्लस्टर डेमोंस्ट्रेशन में आप बोलिए नई टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे एसआरआई वगैरह ऐसे नाम कुछ लीजिएगा, ठीक है ना? और वो जो जैपनीज़ टेक्निक तो हम यूज़ कर ही रहे थे, एसआरआई वगैरह भी नहीं आ गई। डेमोंस्ट्रेशन ऑन द फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी इन द हाइब्रिड वैरायटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी एंड हाइब्रिड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब नई-नई कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी ये है कि देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग में ये है कि वी आर कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग? पहले तो इसको समझ लो आप। इंडिविजुअली की, अगर इंडिविजुअल किसी इंसान की हम बात करेंगे, तो इंडिविजुअल के लिए क्या है? भई उसके अंदर स्किल डेवलप हुई तो कैपेसिटी है उसको कुछ करने की, जो हम बोलते हैं ना कि कैपेसिटी है इसके अंदर ये काम करने की, है ना? यानी उसकी स्किलफुल है।
ठीक है? तो उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं हम लोग, वही चीज़ है। आपको मतलब तो टेक्नोलॉजी जैसे एग्रीकल्चर में अगर हम ये करें कि नई-नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लेकर आएँ, ठीक है? और फार्म टू स्कूल जो है वो मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह जो है उनसे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर हाइब्रिड वैरायटी की सीड्स वगैरह वो सब करें, तो हम क्या कर सकते हैं और नई-नई टेक्निक्स लेकर प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की नई टेक्निक लेकर आएँ, वाटर कैसे कंज़र्व करना है उसकी नई टेक्निक लेकर आएँ, तो ये हम कैपेसिटी बिल्डिंग ही तो कर रहे हैं। है ना? और उसके अलावा अगर उसके बारे में अच्छे से एग्रीकल्चर के बारे में जान पाएँ तो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें एवरग्रीन रिवोल्यूशन करना है तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर और उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें जो है अपनी बहुत सारी फ़ील्ड्स में ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें से आपका इन्वेस्टमेंट को देखना है, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखना है, प्राइसिंग पॉलिसी को देखना है, एग्रो ट्रेड को देखना है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? मतलब किसान इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करेगा या गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी, ये भी देखना है ना? यस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग कहाँ पे हैं? जैसे कि क्या होता है हमारा बहुत प्रिमिटिव लेवल का रिसर्च है मान लो, तो हमें ज़रूरत है कि हम किसी के साथ कोलैबोरेशन करें। जैसे इज़राइल के साथ हमने किया था, ठीक है? कुछ टेक्निक्स इज़राइल से हमने ली थी, कुछ जापान से हमने ली थी, ठीक है ना? तो यस। ऐसे अलग-अलग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पे हो रहा है, कुछ हमने जैसे याद करो नॉर्मन बोरलॉग की जो है वो लेकर आए थे हम लोग हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स लेकर आए थे। तो इस तरह की मतलब अगर हमारे पास है ठीक है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अगर हमारा नहीं है उस लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हम क्या करेंगे? दूसरों से वो चीज़ लेंगे। तीसरी चीज़ है प्राइसिंग पॉलिसी। अब प्राइसिंग पॉलिसी में भी एक होता है कि आप प्राइसिंग पॉलिसी अगर आपने ब देखिए, हमारे यहाँ दिक्कत ये है आपने इकोनॉमी में पढ़ रखा है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी कि हमारे यहाँ मसला क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है ना? यस। अगर हम में जैसे अमेरिका वगैरह है, जैसे हमारा मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है ₹12 पर केजी, ठीक है? किसी मान लो व्हीट का, ओके? ₹12 पर केजी और अमेरिका हमें ₹10 में दे रहा है। तो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन कि आप ₹10 में खरीद लो और ये है भी कि आपको खरीदना चाहिए। लेकिन हम फिर भी ₹12 में प्रोडक्शन कर रहे हैं और किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। ₹2 की और उनको ₹10 कॉम्पिटिटिव प्राइस लेकर आ रहे हैं। कितना? कि अगर अगर अमेरिका ₹10 में देने को तैयार है, तो हम भी ₹10 में ही हमारा किसान बेचेगा, ₹2 उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी देने का मतलब ये उसको गवर्नमेंट को किसान को ₹12 मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की जेब से तो खर्चा हो रहा है ना वो सब्सिडी। सब्सिडी तो गवर्नमेंट का खर्चा है। तो ऐसा क्यों गवर्नमेंट करती है? रिदा बताओगे ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? महँगा पेट्रोल खरीद एक चीज़ तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है कि भई हमें देखो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाना है। ठीक है? ये मैंने बताया था आपको। तो अगर कोई जैसे राजस्थान है, मैंने बताया था कि राजस्थान में अगर आप इरिगेशन करोगे, दुनिया भर का पैसा लगाओगे तब जाके कहीं आप 1 कुंटल गेहूँ पैदा कर पाओगे। ठीक है? दुनिया भर का पैसा लगा के। अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी अगर राजस्थान में गेहूँ गेहूँ आपको पैदा करना है, तो लेट्स से अगर यूपी में पैदा करना हो गेहूँ तो यूपी में गेहूँ पैदा करने से कम 3 गुना पड़ जाएगा। जैसे यूपी में ₹12 पर केजी पैदा हो सकता है गेहूँ, तो वहाँ कम से कम ₹36 पर केजी पैदा होगा। ठीक है ना? अब 3 गुना पैसा यानी ₹36 पर केजी मतलब पैदा करने से अच्छा है गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भैया यूपी से चावल खरीद लो ₹12 में और अपने यहाँ कोई और डेवलपमेंट करो। यही बात जो है, क्या नाम है? डब्ल्यूटीओ कहता है कि अगर आपको कहीं से कोई चीज़ सस्ता कोई दे रहा है, ठीक है? तो आप उसके ऊपर दुनिया भर का काउंटर वैलिंग ड्यूटी और ये ड्यूटी वो कुछ ड्यूटी अलाउड की हूँ मैं बता चुका हूँ आपको। एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर है तो वो उसके अलावा अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वैलिंग ड्यूटी के अलावा मतलब अगर वो ट्रेड प्रैक्टिसेस ठीक से नहीं कर रहे, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है तो उसके अलावा आप जो है अगर नॉर्मल वो सही जेन्युइन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो अगर वो आपको सस्ते में दे रहे हो तो आप सस्ते में खरीदो और इसको ना खरीदना वायलेशन है किसका? डब्ल्यूटीओ का कि सब्सिडी आप एक लिमिट तक ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। ठीक है ना? और किसान और सब्सिडी देने में सरकार को भी घाटा है। ठीक है? अब तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हमारी सरकार, हमारा देश ₹40 में अमेरिका से कोई चीज़ खरीदने के बजाय कोई अपना ₹50 में क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है? मतलब महँगा प्रोड्यूस कर रहा है और सब्सिडी दे रहा है ₹10 की किसानों को या मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी 2 वजूहात हैं। कई वजूहात हैं वैसे, 1-2 इम्पोर्टेंट वजूहात बता देता हूँ। पहला तो एक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अगर हमने किसान मतलब हमारे सारे किसान बेरोज़गार, फिर हम उनको रोज़गार कहाँ से देंगे? एक तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इनकम डिस्पैरिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। उनको इतनी जल्दी स्किलफुल बनाना वो नहीं है। प्लस हम कोशिश कर भी रहे हैं स्किलफुल बनाने की बहुत सारी चीज़ों एक बात। दूसरी बात, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम देख चुके हैं कि जब भी कभी क्राइसिस आता है, जब भी कहीं वॉर हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है वो। ये यूपी और राजस्थान वाले में एक सोवरेन गवर्नमेंट है। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी हुई है, ठीक है ना?
सॉवरेन गवर्नमेंट है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। यूपी जो है या बिहार, ये राजस्थान से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में काम करेंगे, कंपटीशन में काम नहीं करेंगे। ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए देश का एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, ठीक है ना? लेकिन अमेरिका के साथ हमारा जो रिलेशन है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है। उसमें कोई बीच में स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई है। कल वो हमारे हम चावल पैदा ना करें, वो कल हमारा कट ऑफ कर दें या डिस्प्रोपोर्शनेट रेट बढ़ा दें, तो डब्ल्यूटीओ भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इस वजह से हमें फूड में एटलीस्ट सफिशिएंट होना है, सेल्फ सफिशिएंट। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत जो अपने किसानों को सब्सिडी देनी है, अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना है, तो हम करेंगे उसको। अब यहाँ पे डब्ल्यूटीओ को नॉर्म्स है कि इतनी सब्सिडी देनी है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं डब्ल्यूटीओ में अक्सर, और तो आपने देखा ही है, उसमें हम लोगों ने पीस क्लॉज़ वगैरह डलवाया था। वो मैं आपको इकोनॉमी में पढ़ाऊँगा। तो ये थोड़ी-सी इकोनॉमी से भी रिलेट करके आ जाता है, क्योंकि अब प्योर ज्योग्राफी खत्म हो गई है, अब इकोनॉमी की भी बात आती है। तो आपका जो है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी को भी हमें ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। एग्रो ट्रेड को भी डब्ल्यूटीओ वगैरह के नॉर्म्स और प्लस डोमेस्टिक नॉर्म्स को भी ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है? बॉटलनेक जो मतलब लोग जो लगा लेते हैं ना, स्टॉक वगैरह लगा लेते हैं, उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा वो देखना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखना है, प्राइसिंग पॉलिसी को देखना है, एग्रो ट्रेड को देखना है कि कैसे है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है कि नहीं है, मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है, कितना मार्केट अवेलेबल है, कितना एक्सेस है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सब करके तब हम ग्रीन रिवोल्यूशन, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। गेटिंग? तो यहाँ पे हमारा अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट, तो फार्म कंसोलिडेशन वगैरह हमारा करना एक पर्पस है कि भाई फार्म को कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे एक होता है ना कि फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा लैंड पे, तो हम एक क्लस्टर बनाकर क्लस्टर बिल्डिंग करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, फार्म को कंसोलिडेट करके, और सोचें कि स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया से लोगों को वो करें, ठीक है? मतलब क्या नाम है, स्किलफुल बनाएं, और स्किलफुल बनाने के बाद यानी इसको लिंकेज कर दें, यानी फार्म कंसोलिडेशन ऑफ मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया से इसको फार्म को हम वो कनेक्ट कर दें। जैसे एक पूरा कोऑपरेटिव फार्मिंग हमने की, अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, स्किल इंडिया के तहत हम लोगों को वो कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, हुनरमंद बना रहे हैं, स्किलफुल बना रहे हैं। तो हम क्या है, ये फार्म से हमने लिंक कर दिया मेक इन इंडिया की। डोमेस्टिक कंटेंट हमें कहाँ से लेना है, इंडिया के ही फार्म से लेना है। जैसे कॉटन लेना है तो इन्हीं फार्म से लेना है, तो उस पूरे जो क्लस्टर है, या गन्ना खरीदना है, ठीक है ना, तो गन्ना हमें इन्हीं पूरे से खरीदना है, इस पूरे एरिया से खरीदना है, तो पूरे एरिया में फार्म कंसल्टेशन हो गया, सब लोग गन्ना बो के उसको सप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो ना? तो ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, और इसी तरह से और भी जो चीजें होती है, जैसे मशरूम का हम कुछ बना रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, तो उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉर्म कंसोलिडेट करवा दिया, और ये क्या नाम है, उसमें मेडिसिनल प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे लोग वो पैदा कर रहे हैं, वो एक फार्मा कंपनी उसको खरीद ले रही है, 2 या फार्मा कंपनीज उसको खरीद ले रही हैं, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लैब टू फील्ड कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे लैब टू इंडस्ट्री कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी लैब से मतलब किस तरह का आप बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हो, किसान कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, साइंटिस्ट से डायरेक्ट किसान जो मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, उनसे किसान बात करता है, बताता है कैसे बीज बोना है, कैसे करना है, कैसे पैदावार बढ़ेगी, उसके प्रोग्राम भी आते रहते हैं, रेडियो पे पहले आते रहते होंगे, आपने देखा होगा, ठीक है? अभी भी आते होंगे। तो किसान करके आता है, कुरुक्षेत्र वगैरह जो मैगज़ीन है, उसके अंदर भी बार-बार ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पे आपका लैब लैब को कनेक्ट करना है फार्म से, और फिर लैब को इंडस्ट्री से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना? कि मतलब ये उसके डेवलप्ड तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ भी हमारी डेवलप हों, और वो जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा है, या जो वेस्ट चीज़ें भी हो रही हैं, ऐसा रिसर्च डेवलपमेंट जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको किसी न किसी तरीके से यूज़ किया जा सके, और बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट को हम लोग जो है अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर भी रहे हैं, राइट? जो आपका उसका क्या नाम है, शुगर कैन का वेस्ट निकलता है ना मिल में, उससे बहुत सारा डीज़ल वगैरह ठीक है, एथेनॉल वगैरह, एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह में उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। प्राइसिंग पॉलिसी, एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन वगैरह था, या फॉरवर्ड कमीशन मार्केट कमीशन वगैरह में अगर आप देखोगे, तो हमारी मतलब हमने एफसीआई का रिफॉर्म किया, और उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुना है? ठीक है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के बारे में सुना है आप लोगों ने? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुना है? किस-किस को पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? अभी अभी जो किसानों की लड़ाई हुई थी, अभी जो किसान लड़ रहे थे, याद करो, मतलब डिमांड कर रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हो रही थी, नहीं हो रही थी? देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है? वो बहुत पहले एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ों को मतलब काम करता था, और लेकिन बहुत स्टैटिक हो गया था, ठीक है ना? तो एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काफ़ी रिफ़ॉर्म करा गया।
उसमें रिफॉर्म की जरूरत भी थी, प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना, और उसको फिर अभी जब एग्रो ट्रेड के लिए एपीएमसी आ गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन, ठीक है ना, ये आ गया, एपीएमसी एक्ट लेकर आया गया। तो ये क्या नाम है आपका, उसमें ये किया गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पीएफपीआई, या इसको एफआईआई भी कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इस सबको भी एग्रीकल्चर एग्रो ट्रेड में लाने की बात की गई। तो एपीएमसी जो है ना, एपीएमसी के आने की वजह से जो है काफी काम, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है, ये जब बनाया गया तो इससे काफी ज्यादा काम हुआ है। उससे पहले जो एफसीआई है उसका भी रिफॉर्म करना पड़ा, और रिफॉर्म करने की जरूरत भी थी। एग्रीकल्चर में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है तो इसके लिए हमें ये सब चीजें जरूरी हैं। अच्छा, बैलेंस्ड एमएसपी, एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब थोड़ा सा बेसिक उसमें समझ लो वर्ड में। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसानों को कहा गया कि भाई तुम गेहूं प्रोड्यूस करो, ठीक है, या क्या नाम है आप चावल प्रोड्यूस करो, गन्ना प्रोड्यूस करो, ठीक है ना। अब वो प्रोड्यूस करें, अब पता चले इंटरनेशनली गवर्नमेंट जो है बहुत सारा खरीद ले। बात समझिएगा, इंटरनेशनली मान लो प्याज या लहसन या जो भी पैदा कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली गवर्नमेंट जो है डब्ल्यूटीओ के इन्फ्लुएंस में आके, या बड़े जो कंपनीज हैं वो सस्ते में खरीद लाएं। कहां से? अमेरिका से, मैक्सिको से, क्यूबा से, ठीक है, शुगर खरीद लाएं। तो यहां का क्या होगा? अब वो रेट गिरेगा ना, बात समझो, रेट गिरेगा। अब मान लीजिए कि किसानों ने प्रोड्यूस किया, किसान का प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है पर केजी 20 रुपया चीनी का, मतलब मान लो उसका चावल का 20 रुपया लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और वो कंपनी जो दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज है और बहुत सारे लोगों, सरकार ही है, उसने परमिशन दिया और मार्केट में बहुत सारा चावल, गेहूं का 10 रुपए का रेट का आ गया, वही सेम वो चावल 10 रुपए रेट का आ गया। तो इनका तो गया काम, इन्होंने जितना लगाया उतना भी नहीं आएगा इनकी जेब में। तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बात समझिएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है? कि गवर्नमेंट पहले अनाउंस करे कि हमें कितना मिनिमम देगी, यानी कि अब ये है कि किसान, अब जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो किसान को प्रोटेक्शन हो जाता है कि अगर मार्केट में रेट कितना भी डाउन चला जाए, 5 रुपए में गेहूं चावल बिक रहा हो, तो ये कहती है गवर्नमेंट कि देखो 5 रुपए में चावल बिक रहा हो, तुम्हारा मैंने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया था, तुम अपना जितना भी चावल है लेकर आओ, और इस क्वालिटी का मैं उसको इतने में खरीदूंगा। कितने में? 20 रुपए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया है, या 25 रुपए में। मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 25 रुपए अनाउंस है, तो तुम अपना चावल इतना इतना किया, कोटा लगा दिया, तो इतना इतना चावल आप 25 रुपए के रेट से बेच सकते हो, ठीक है ना। तो आप जाके उतना अपना 25 रुपए के रेट से बेचो, चाहे वो मार्केट में 5 रुपए में बिक रहा हो। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, किसान को एक क्या मिलती है, एक एक एश्योरेंस मिल जाती है। उसको लगता है कि हाँ चलो प्रोडक्शन करना चाहिए। नहीं तो उसको पता है कि उसको लग रहा है यार वॉलेटाइल मार्केट है, मेरा मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपए लग जाए, पता चले 5 रुपए में बिक रहा हो मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा? अचानक से टमाटर का रेट आप देखते हो 200 रुपए हो जाता है, कभी कभी 20 रुपए हो जाता है। कितना फ्लैक्चुएशन है? 10 रुपए हो जाता है, कभी कभी 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा होता है, कभी 100 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा होता है। प्याज का ऐसे ही देख लो, अभी लहसन हो गया था महंगा इतना ज्यादा, अभी भी महंगा है, 160 रुपए किलो। मतलब एक एक इतना सा लहसन में लेकर आया 50 रुपए का, मतलब दो था या एक था? एक या दो था, उसमें आया था 50 रुपए में लहसन दिया था, एक या दो, बताओ। तो ये अभी रिसेंटली जल्दी, तो मतलब बहुत महंगा हो गया था, बहुत ज्यादा, शायद 200 या 300 रुपए किलो था बीच में, तो तभी की बात। तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये इतना फ्लैक्चुएशन है, तो अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देगी गवर्नमेंट, ठीक है, तो किसान तो तबाह हो जाएगा। पता चला सीधे क्या नाम है, जो जो प्राइस चल रहा है 100 रुपए, वो पता चला 10 रुपए पे आ गया, वो तो गए, बर्बाद हो गए। तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस करना पड़ता है कि मैं इतने में कम से कम खरीदूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी है, ये डिसाइड करती है कि इसमें किस किस तरह से एग्रो ट्रेड होगा। तो वो जो ट्रेड के लिए उसने ये भी कहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो जाए इसमें। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होने से क्या फायदा हो जाएगा? उससे ये फायदा हो जाएगा, अगर ये लोग आ गए तो इसमें क्या नाम है, एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। तरह तरह की क्रॉप वैरायटी आप सपोर्ट कर पाएंगे, तरह आपको नए नए टाइप के सीड्स मिल पाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज मिल पाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी अलाउड करने की बात की गई। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, एपीएमसी एक्ट में भी सुधार की जरूरत है, और उसके अलावा बैलेंस आपका एमएसएफ क्या नाम है उसको अनाउंस करने की जरूरत है, और किसानों को सेटिस्फाई करके रखने की जरूरत है। तब जाके कहीं आप जो है स्किल इंडिया उससे लिंक करेंगे जब, और फील्ड टू लेबोरेटरी को लिंक करेंगे, तब जाके आप कहीं एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। गेटिंग? आ रही बात समझ में, रिदा?
तो हमने ये मैकेनाइजेशन भी देख लिया, तो हमने क्रॉप देख लिया, लैंड देख लिया, वाटर देख लिया, न्यूट्रिशन देख लिया और मैकेनाइजेशन भी देख लिया। उसमें थोड़ा-थोड़ा मैंने बातें बता दी हैं। कुछ और नई चीज़ें जैसे आती रहेंगी गवर्नमेंट में, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसके अंदर एडिटोरियल आता है और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स में चीज़ें आती हैं, योजना मैगज़ीन या कुरुक्षेत्र मैगज़ीन पढ़ते हो, तो उसमें भी कुछ क कैसे कंटेंट आता है, तो इससे रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट आता है, उसको आप अपने नोट्स में डाल दिया कीजिए। ठीक है? या ये सब उसमें भी काम आता है आपका क्या नाम है एग्रीकल्चर से में भी और आपका जो है इकोनॉमी में भी काम आता है तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या? एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, वेटरनिटी एजुकेशन एंड रिसर्च, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सब एग्रीकल्चर को थोड़ा एक्सटेंड करो, सिर्फ एग्रीकल्चर को खेती तक ना रखो। किसके तक ना रखो? खेती तक कि मतलब फार्मर्स जो है वो खेती खेती कर रहे हैं, बस वही हो गया एग्रीकल्चर ना ना, थोड़ा एक्सटेंशन करो। उसको एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाओ। भाई मशरूम बहुत महंगा बिकता है, मशरूम की खेती करवा दो। ठीक है ना? है ऐसी कोई चीज ऐसी हो तो उनको अवेयरनेस दोगे तभी तो होगा। उनको लगेगा नहीं तो वो चावल गेहूं उगाते रहेंगे। मान लो उनकी जमीन फर्टाइल है उसके लिए कि उसमें मशरूम अच्छी हो सकता है, बढ़िया जमीन है। थोड़े से जगह में जितने में वो गेहूं चावल 10 बीघे में पैदा करेंगे ना, उतना 1 बीघे में पैदा करके मशरूम जो है अगर सही हो गया तो उतना पैसा कमा सकते हैं, समझ ना? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस देना, एजुकेशन देना जरूरी है। वेटरनिटी एजुकेशन एंड रिसर्च, अब इसमें वेटरनरी जो एजुकेशन रिसर्च है वो भी जरूरी है। वेटरनरी अगर आप एजुकेशन रिसर्च देते हो तो भाई उनके अंदर जो है एक तो जो उनके जो है पशु हैं यानी उनके जो डेयरी फार्मिंग वगैरह है उसमें भी वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? और उसके अलावा डेयरी फार्मिंग में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें वो जो है मिक्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं, है ना? ये मतलब उसमें जो है पशुपालन के साथ-साथ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती हैं। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, चीज़ें पता होती हैं तब कि हमारे इससे पशुपालन से हमें ये कुछ कुछ योजना चल रही है, गवर्नमेंट जो है हमारे लिए ये योजना चला रही है जो किसी का पशुपालन के लिए इतना-इतना फंडिंग दे रही है। कुछ जैसे अभी योगी ने अनाउंस किया कि जिसके गाय घर में भी गाय पाल रहे हैं, उनके उनको ₹2000 की कितना समथिंग हर महीने उनको मिलेगा। मंथली मतलब एक मिनिमम इतना रुपए मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई स्कीम चल रही है, इस पर इन्फॉर्मेशन चल रही है, ऐसी कोई चीज़ है तो उनको इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो करवाएँगे, उसको करेंगे। तो ये सारा है उसमें ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग पे कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। आपने देखा होगा बीएससी एग्रीकल्चर बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि लोगों को पढ़ाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और उसके हिसाब से मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम किया जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा बहुत ज़बरदस्त फ़ील्ड है, लेकिन इसमें क्योंकि हमारे यहाँ जैसे स्किलफुल लोग नहीं हैं ज़्यादा इस वजह से और ज़्यादातर लोग इसको बहुत प्रेफ़र नहीं करते। लेकिन हमारा कृषि प्रधान देश है और बिना एग्रीकल्चर के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि खाने-पीने के लिए तो कहीं से भी कितना भी मॉडर्न हो जाओ, खाना-पीना तो एग्रीकल्चर से ही आना है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे आप लोग देखोगे आईआईटीयन थे। आपको पता है वर्गीज़ कुरियन कौन थे? वर्गीज़ कुरियन को जानते हो आप लोग? डू यू नो हू वाज़ वर्गीज़ कुरियन? ही वाज़ फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। ही वाज़ आईआईटीयन, पता है ना? वो आईडिया डेयरी फार्मिंग में उन्होंने मतलब पूरा रिसर्च करके इंडिया को फूड दूध में सेल्फ सफिशिएंट कर दिया था। ठीक है? अमूल के फाउंडर हैं वो। अमूल जो दूध है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड अमूल, उसके जो फाउंडर हैं वो वर्गीस कुरियन हैं और वर्गीस कुरियन ने जो है अभी 2012 में आई थिंक डेथ हुई है उनकी। तो उस समय वर्गीस कुरियन ने पूरा गुजरात की कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, अमूल नाम की एक पूरी संस्था बनाई उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने मतलब उसमें उससे जैसे कुछ लोग क्या करते थे कि मतलब अपनी-अपनी दूध बेचते थे, तो उन्होंने क्या किया एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बना दी। उन्होंने क्या करा कि आप दूध लेकर आओ और यहाँ पे जमा करो। दूध जमा करोगे आप हमारे पास उस उतनी क्वालिटी का आपका दूध की क्वालिटी और वो लिख लिया जाएगा कितना दूध आपने जमा किया है। उसको प्रोसेस करके भिजवाया जाएगा, आपका दूध खराब नहीं होगा। अलग-अलग चीज़ें बनाई जाएँगी और उससे जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी आपका रेट है, उस रेट पे आपको मिल जाएगा। तो उनका ये था कि उनको बेचने के लिए अलग-अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने लाके अपना दूध जमा करना है बस। तो इससे अच्छे से मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग डेयरी फार्मिंग हुई और ये इससे ऑपरेशन फ्लड इतना ज़्यादा अच्छा हुआ कि इंडिया जो है जहाँ कहाँ दूध में डिफिशिएंट था वहाँ दूध में सेल्फ सफिशिएंट भी हो गया और यहाँ तक कि नंबर 1 प्रोड्यूसर भी बन गया था। ठीक है ना? यानी एकदम ऑपरेशन फ्लड के बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हुआ है यू दूध वगैरह का। अमूल अमूल ने एकदम रिवॉल्यूशन लेकर आ गया था। ठीक है ना? वर्गीस कुरियन। तो एक आदमी जो है उसने अपना दिमाग लगाया, बहुत सारी चीज़ें की और फिर हुआ। लेकिन देश का उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है ना? तब जाके चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन अब देखो गुजरात में उसने कितना बड़ा काम किया था उस टाइम।
तो वर्गीज क्यूरियन जैसे लोग मतलब जो पढ़े लिखे हैं वही तो कर पाएंगे, सब थोड़ी ना कर पाएंगे। तो पढ़ने लिखने की बात कर रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा होता है वही कर पाता है, और इसलिए एग्रीकल्चर में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत भी है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ एग्रो एक्सटेंशन में यह है कि फार्मर फर्स्ट पॉलिसी एक हमारी है, स्टूडेंट रेडी और आर्या, ये तीन तरह की प्रोग्राम चलाने की बात हुई थी। इसमें क्या फार्मर फर्स्ट में क्या है, फार्मर साइंटिस्ट लिंकेज करने की बात की गई है, ट्रेनिंग और उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। सबसे पहले ट्रेन किसको करना है, एक्सटेंशन में फार्मर को, स्टूडेंट्स को रेडी करना है। यानी ट्रेन को पहले पहला काम क्या है, फार्मर को रेडी फर्स्ट उनको ध्यान दो, फार्मर को साइंटिस्ट से लिंक कराओ, लिंकेज कराओ, उनको समझाएं वो, और उसके हिसाब से वो काम करें, ठीक है। उनको ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिया जाए। उसके अलावा स्टूडेंट को रेडी करो कि आगे वो आए, एग्रो एजुकेशन की तरफ जाए, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करें, ठीक है ना। और एक आर्या टेक्निक, आर्या जो है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इन एग्रीकल्चर, इसके लिए क्या नाम है, ये लाया गया था आर्या प्रोग्राम की क्रिएट करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इन एग्रीकल्चर। और हुआ भी है, बहुत सारे इनोवेटिव यूथ हैं जिन्होंने काफी सारा काम किया एग्रीकल्चर के अंदर, और काफी कभी कभी करोड़पति भी बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक मतलब एक्सटेंशन है एग्रीकल्चर का। मतलब इस तरीके से एक्सटेंशन किया जा सकता है जिससे एग्रीकल्चर को मोर एट्रैक्टिव बनाया जा सके टुवर्ड्स द यूथ, राइट। इसके बाद में हमारा आता है कि इतना तो हमने ये कर लिया, इसके बाद हमारा फाइनेंसियल और मार्केटिंग की बात आती है। फाइनेंस और मार्केटिंग यहां तक हो गया, समझ में आ गई बात। तो देखिए हमने मैकेनाइजेशन, अब देखिए कोई भी चीज है, किसी भी चीज के लिए फाइनेंस की जरूरत है ना। बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। आपको हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स खरीदनी है, आपको मैकेनाइजेशन करना है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, इरिगेशन कराना है, सॉइल कंसल्टेशन है, स्टोरेज प्रोडक्शन है, कुछ भी करना है, यू नीड फाइनेंस, ठीक है ना। पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, किसान के पास, तो किसान तो गरीब होता है, तो अक्सर, ठीक है। ये नहीं है कि यो अब पंजाब और हरियाणा वाले किसानों को गरीब कहते हो तो गुस्सा हो जाए, उतना नहीं, वो नहीं होते। लेकिन अगर उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जो है बोरे में भर भर के पैसा लाके बैंकों में जमा करते हैं। लेकिन जो हमारे यूपी बिहार वाले किसान हैं वो बेचारे गरीब हैं, बंगाली किसान भी गरीब है, ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्कीम लाई गई, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। इट गिव क्रॉप लोन, टर्म लोन एंड कंजम्पशन लोन, बहुत तरह के लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन लोगों को फाइनेंसिस के थ्रू में। किसान जो है क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड की तरह यूज किया जाता है, एटीएम में भी यूज किया जाता है। रिस्क कवरेज भी है उसमें। किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी के पास है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको 50,000 रुपए, और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है 20,000 रुपए देने का था, अभी इसको बढ़ा दिया गया है, नाउ प्रावधान ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये है, इसमें अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम लेकर आती है कि वही अगर उनको मतलब क्रेडिट भी ले सकते हो, यानी जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो किसान का क्रेडिट कार्ड है वो, किसान फॉर अ टाइम बीइंग अपने उसके लिए सीड्स के लिए या किसी चीज के लिए उसमें से लोन ले सकता है एक तरह से, ठीक है ना। और वो क्रेडिट कार्ड बेसिस पे थोड़ा बहुत लोन को आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसी चीजें ठीक होती हैं। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम भी है। बहुत सारी नेशनल जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस थे उन सबको एक साथ, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस था, कोकोनट पाम, इन सबका, तो उन सब की स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम लाया गया था, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। बहुत सारी स्कीम मर्ज की गई हैं, आगे अभी देखना, अभी रिसेंटली बहुत सारी स्कीम को मर्ज करके एक स्कीम लाई गई थी एग्रीकल्चर के लिए मतलब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। स्कीम जो है वो सारे फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। ये कवर करती है सारे तरह के क्रॉप्स को, जैसे सीरियल है, मिलेट्स है, पल्सेस है, हॉर्टिकल्चर है, ऑयल सीड है। 10% प्रीमियम सब्सिडी फॉर द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर। इनको प्रीमियम सब्सिडी, अच्छा गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, जैसे कि क्या नाम है, इनका प्रीमियम में भी सब्सिडी देती है। आप प्रीमियम नहीं भर पाओगे, आपका इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं, आपको सब्सिडी भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है। अच्छा नाबार्ड आपने सुना होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया भी बहुत अच्छे से। ये 1982 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। और इससे पहले बनाया गया था 1975 के अंदर, 1975-76 के अंदर आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है ना। रीजनल रूरल बैंक्स जो है मतलब काम कर रहे थे लोगों को एग्रीकल्चर रोल वगैरह देना या इस तरह का रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो आरआरबी जो काम कर रहे थे 1975 से 76 में वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनका कोई रेगुलेशन नहीं था उस टाइम, ठीक है ना। इस तरह से जैसे आरबीआई कंट्रोल कर रही थी बैंकों की तरह, लेकिन इस क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड थे तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत थी। तो इसके बाद में 1982 में नबार्ड को बनाया गया। नबार्ड ने इनिशिएटिव लिया लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट फंड वगैरह, और ये रीफाइनेंसिंग कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड रीजनल रूरल बैंक को रीफाइनेंसिंग करने के लिए नबार्ड बनाया गया। नहीं रेगुलेशन भी करेगा और रीफाइनेंसिंग वगैरह का भी काम करेगा, ठीक है ना। नबार्ड जो है वो बेसिकली मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंसिस में, यानी फाइनेंशियल रेगुलेशन में, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये काम करता है रीजनल रूरल बैंक, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं किसको,
किसानों विसानों को लोन प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा ग्रामीण सहकारी बैंक, इस टाइप से बैंक होते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड भी देते हैं और डेबिट कार्ड भी देते हैं। उसके अलावा किसानों को बहुत सारा लोन वगैरह देते हैं। तो वो स्पेशली किसानों के लिए बनाए गए हैं। तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, या उनको फाइनेंस करने के रिफाइनेंस करने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वगैरह है, तो इसमें टू मिटिगेट द वोलेटाइल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब और एग्रीकल्चर का कुछ पता ही नहीं होता, फसल होगी नहीं होगी, कभी खराब हो गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई सूखा पड़ गया, कुछ भी। तो उसके लिए एक फंड रखना पड़ता है कि कारण में अगर कुछ होता है, तो अगर कोई वॉलेटिलिटी होती है, कोई वॉलेटाइल सिचुएशन में आ जाती है, कोई कंडीशन खराब होती है, तो उसमें जो प्राइस है उसको सही मेंटेन करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी रखा गया। मतलब इस तरह से मार्केटिंग फाइनेंस की होती है। तो यानी हमारे पास फाइनेंस की रिसोर्सेज क्या है? एक तो किसान की खुद की फंडिंग है, जो भी है, ठीक है ना? अब वो पहले जो फाइनेंसेस होते थे, क्या होता था, लाला से लेकर आओगे, जमींदार से लेकर आओगे, और वो दुगना लगान लगाएगा, ठीक है ना? 4 गुना लगान लगाएगा, या 4 गुना जो है वो ब्याज लगाएगा। तो अभी वो वाला सीन खत्म हो गया है। अब गवर्नमेंट खुद ही फाइनेंस करती है, नाबार्ड के थ्रू, आरआरबीज के थ्रू। बेसिकली नाबार्ड डायरेक्ट फंडिंग नहीं करता, आपको पता है। नाबार्ड जो है वो कंट्रोल करता है आरआरबीज को, आरआरबीज जो है फंडिंग करते हैं डिजिटल रूप बैंक, ठीक है ना? उसके अलावा नॉर्मल बैंक्स को भी मैंने आप लोगों को ये बताया था, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, याद है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो सारे बैंकों पे बताया था इकोनॉमी के अंदर। आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने नहीं पता वो जान लीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे, तो हर तरह के बैंक पढ़ेंगे, तो ये भी पढ़ेंगे। फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम लोग, है ना? तो वहां पे हम लोग हर तरह की फाइनेंसिस की बात करते हैं। यहाँ में थोड़े बस ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी थोड़ी पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फाइनेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि नाबार्ड, आरआरबीज, उसके अलावा जो है जो नॉर्मल बैंक है, कमर्शियल बैंक, उनको भी जो 40% और 32%, जो याद करो मैंने दो चीजें बताई थी आपको। फॉरेन बैंक्स 32%, ठीक है, और किनका 40% का वो था क्राइटेरिया कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करनी है, जिसमें से एग्रीकल्चर भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है ना? तो लैंडिंग करनी, यानी जितना भी लोन दे रहे हो उसका आपको 40% किधर जाने का है? मतलब एक प्रायोरिटी सेक्टर में जाने का है। एग्रीकल्चर ही नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर में जाना है। तो उसमें से एग्रीकल्चर भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है ना? और इसी तरीके से जो है, और नहीं दे पाते हो तो फिर आपको आपको उसके लिए क्या नाम है, वो बचा हुआ फंड जो है वो कहाँ जाएगा? सिडबी, नाबार्ड वगैरह में चला जाएगा, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल बैंक्स के साथ भी हैं, ठीक है ना? तो यानी इसको, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, राइट? फाइनेंसेस के लिए, राइट? उसके बाद में फिर मार्केटिंग है, मार्केट है, वो मार्केट जो है लास्ट टॉपिक है। प्रॉब्लम ऑफ द एग्रो मार्केटिंग इन इंडिया, बहुत ही देखिए, लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन है इसमें, राइट? किसानों को कभी भी वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका स्टेबल कभी भी उतना पैसा नहीं मिल पाता। जैसे एक रहन दू, कितना टाइम हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो कितना बचा है, कितनी स्लाइड्स बची हैं अभी, है ना? चलो ठीक है, अपलोड कर दूंगा चारों। 21 पे स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोगों का ये जो है मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, देखो हमने क्रॉप देख लिया, लैंड देख लिया, वाटर देख लिया, न्यूट्रिशन देख लिया। अच्छा, इसमें सब में आपको थोड़ा थोड़ा एडिशन करना है, मैंने बताया ना? करंट अफेयर्स जब भी आप दो, मतलब मैं 25 दो, 26 दो, इन नोट्स में जो भी नोट्स आप बनाओ उसमें करंट अफेयर्स ऐड कर लेना, ठीक है ना? ये इकोनॉमी में भी काम आ जाएगा, सुन लो, ज्योग्राफी में भी काम आ जाएगा, एंड इन्वायरमेंट में भी काम आ जाएगा, और जनरल कोई क्वेश्चन आता है इससे वैसे लिखने में तो भी काम आ जाएगा। तो ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, और एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है ना? इसको हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, पढ़ा है ना हमने ऑलरेडी, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर मार्केट, डब्ल्यूटीओ वगैरह सब रिलेट करके। तो यहाँ पे भी पूछेगा। अभी हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी पॉइंट से थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन इसको करंट अफेयर्स में अपडेट कर लेना, इकोनॉमी में जाके अपडेट कर लेना, जो भी करंट में आए और समझ में आ जाता है तो अपडेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ओके? तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मार्केट में काफी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन, ठीक है, lack of grading and standardization and inadequate transport system, lack of storage infrastructure, lack of credit facility to the farmer। अच्छा, इसमें हम लोग ज्यादा ना, जैसे मार्केट, वैसे तो ये टॉपिक जो है वो इकोनॉमी का है, तो हम जियोग्राफी में ज्यादा चर्चा नहीं करते उतना, लेकिन फिर भी ये समथिंग रिलेटेड हो ही जाता है, ठीक है ना? तो लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, फार्मर के लिए फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी कम है, मतलब आप एकदम नहीं कह सकते कि खत्म ही है, लेकिन है। मार्केट इन्फो भी किसान को नहीं मिलता कि कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ नहीं बेच सकते। इंडियन फार्मर जो है वो 25% ऑफ द रिटेल प्राइस मुश्किल से उनको मिलता है। कितना? जो रिटेल प्राइस का 25% मिलता है, यानी अगर 100 रुपए की कोई चीज बिकी है उनकी, तो उनको मुश्किल से 25 रुपए मिलते हैं, मुश्किल से, ये हाईएस्ट बता रहा हूं। और जो यूएस फार्मर है वो लगभग 70% तक मिलता है उनको, ठीक है ना? तो कितना डिफरेंस है, यानी किसी को 3 गुना मिल रहा है,
मतलब 70 के आसपास हो गया, 3 गुना है। इंडियन फार्मर जो प्रोड्यूसर हैं उनको मुश्किल से 25% मिल रहा है, और किसको मिल रहा है? जो अमेरिकन फार्मर हैं, यूएस के फार्मर हैं, उनको 70% तक जो उनका प्रोड्यूस है उसका मिल रहा है। अब आप सोचिए कितना कितना डिफरेंस है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट व्हाट वी कैन डू? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, कौन सा ईयर है? 1955 का है ना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसमें भी वो एक्चुअल में इन सब चीजों को देख रहा था, क्योंकि ये सब एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए देख रहा था, उसमें भी काफी अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है ना? उसको अमेंडमेंट किया गया। तो उसके अमेंडमेंट को भी देखिएगा, वो हम उसमें देखेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह में आप देखिएगा, और उसमें देखिएगा क्या नाम है, इकोनॉमी में जाके जब आप इकोनॉमी का करंट अपडेट करें तो, ठीक है? मैंने कहा तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ओके? तो इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसके वो क्या है? अच्छा, जरा थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने बोला था पढ़ने के लिए, क्या है थीम? ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, यानी जो चीजें एसेंशियल कमोडिटी है वाली चीजें हैं, उनको फेयर प्राइस पे लोगों को मिल सके। उनका प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीजों को जो है देखने के लिए कौन था? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। फिर उसमें लेकिन बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उसको, क्योंकि प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है, उसको कंट्रोल करना सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सारे प्रोविजन नहीं थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उसको बाद में अमेंड करना पड़ा हमें। तो ये भी एक मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था। उसके अलावा आपका एपीएमसी जो है एक्ट है, ये भी एक एक्ट है। क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट, ठीक है ना? तो ये जो कमेटी, ठीक है, तो ये जो एक्ट है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह की बात करने यहाँ से है। आपका क्या, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे मार्केटिंग होगी, ठीक है, प्राइवेट मार्केटिंग को कैसे लाया जाएगा, क्या, और ताकि हैम्पर ना हो पाए, ये सारी चीजें की जाएगी। तो इसके लिए मतलब एक सोल्यूशन करने के लिए एपीएमसी ने किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, प्लस एपीएमसी एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ। किसान मंडी जो है, क्या है? किसान मंडी डायरेक्ट उनको कहा गया कि भाई फ्रूट और वेजिटेबल जो है फार्मर डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हैं, कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं, ये किसान मंडीज लगाई जाएंगी, ताकि उनको, आप देखिए 25% उनको जो मिल रहा है, तो यानी मिडिल मैन बहुत खा रहा है, तो आप जाके खुद बेचिए, इस तरह से कुछ मतलब कराइए, फार्मर टू द कंज्यूमर सीधे हो जाए। जो अब आजकल जो क्या नाम है, ई मंडी वगैरह करके ऐप भी बन रहे हैं, कंज्यूमर के ऐप भी बना रहे हैं, उसमें कहते नहीं कि हम फॉर्म टू सीधे कंज्यूमर, फॉर्म टू होम ऐसे कर रहे हैं ना, फॉर्म टू होम वगैरह करके बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप डायरेक्टली यू गो टू द क्या नाम है मार्केट, एंड वहीं से आप अपना चीजें पहुंचा दीजिए, तो आसान हो गया किसान मंडीज। उसके अलावा एफपीओ डायरेक्ट मार्केट प्रोड्यूस जो है, वो क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग वगैरह के थ्रू जो है क्या हो जाए, मतलब इनको जो प्रोड्यूस हैं, ठीक है, उनको क्या नाम है, इजिली मार्केट में, जैसे डायरेक्ट मार्केट ऑफ द प्रोड्यूस, और किसमें हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के थ्रू हो जाए। अच्छा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कैसे होगी? कोऑपरेटिव मार्केटिंग समझते हो ना? हाँ, कोऑपरेटिव, जैसे उन्होंने बनाया कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब यह है कि प्रॉपर तरीके से आप जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनाए। कोऑपरेटिव का, जैसे कि कोऑपरेटिव आपने पढ़ रखा है, जैसे अमूल का कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, तो उसी में जो मार्केटिंग होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे अमूल मिल्क यूनिट लिमिटेड, आप आगे देखेंगे, तो जो मतलब वर्गीज क्यूरियन ने बनाया था, वो कोऑपरेटिव स्टाइल बनाया था, तो उसकी मार्केटिंग भी करने में उसमें कोऑपरेशन होता है, ठीक है, हर तरीके से डायरेक्ट मार्केट प्रोड्यूस, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, डायरेक्ट प्रोड्यूस दिया जाता है, आपको पहुंचाएगा भी। क्या होता है, आपको कोई चीज पहुंचानी है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको मतलब लिंकेज कर दूंगा, आप उनको बताएं जिसको जो चीजें जरूरत है कि भाई ये चीज इतने में मंडी में यहां मिल रही है, ठीक है, और हम इसको इस रेट पे पहुंचा देंगे। तो वो सारी चीजें जो जितनी भी मतलब मार्केटिंग स्टाइल है, सारा कॉपरेटिव तरीके से चल रहा है, उसमें एडवर्टीजमेंट वाला कॉस्ट बचता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग में। उसमें क्या नाम है, यानी माउथ और एडवर्टीजमेंट ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि माउथ एडवर्टीजमेंट होता है, उसके अलावा कोऑपरेटिव तरीके से काम होता है, जैसे जो जिनको चीजों को जरूरत है, जैसे कुछ लोग राइस बेच रहे हैं, कुछ लोग टमाटर बेच रहे हैं, कुछ ऐसी मंडीज है ना, तो उसमें फिर वो इस तरह से उसको मार्केटिंग होती है कि उनको पता रहता है कि भाई इसका फेयर प्राइस यहाँ पे टमाटर का इतना मिल जाएगा, आप इनसे इनसे खरीदिए, मतलब एक मंडी टाइप से बना दिया है, और उसमें कोऑपरेटिव तरीके से मार्केटिंग हो रही है। उसमें ये क्या नाम है, अमिताभ बच्चन वगैरह को इन सबको पैसा देना बच रहा है, तो एक तरह से यही मतलब सारी वो हो रहे हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का स्टाइल है वो, ठीक है ना, समझ रहे हो? अब देखो एक बार से जो भी है, यानी मंडीज में हम एक सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हमारा एग्रीमेंट क्या है, जैसे कंपनीज का एग्रीमेंट होता है ना कि हम आपका प्रमोशन करेंगे, आप हमारा प्रमोशन करोगे, हमारी मार्केटिंग करोगे, राइट? उसी तरीके से कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या हो जाता है कि आप हमारा टमाटर बिचो, हम आपका आलू बिकवाते हैं,
आपका हम राइस बिकवाते हैं, आपका वो होगा। तो मतलब एक दूसरे को बताते हैं वो, जैसे मतलब जहां पे मंडीज है ना, वहां पे मार्केटिंग कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं आपस में। ठीक है, जैसे तुम्हें क्या चाहिए भाई, जैसे मेरे पास कोई चावल लेने आया, उसने बोला यार मुझे उसकी भी जरूरत है, किसकी, गेहूं की भी जरूरत है, तो मैं क्या बताऊंगा, मार्केटिंग करूंगा उसकी। मैं पक्का उसकी मार्केट मैं बताऊंगा कि वो बंदा है वहां पे, ऐसे आपको मिल जाएगा या उस मंडी में मिल जाएगा, आप चले जाइए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो रही है। जी। आपने टमाटर लेना है, उसको फ्रेश फ्रूट लेने हैं, बता दिया, जी। तो ये कोऑपरेटिव स्टाइल में मार्केटिंग हो रही है, राइट। जी। तो ये सब चीजें इंकरेज करना। अच्छा, इसी इसी चीज को क्या कहते हैं, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने की, क्योंकि इंटर स्टेट बैरियर हटाना है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनानी है। इंटर स्टेट बैरियर हटाने का मतलब क्या है कि दिल्ली का जो प्रोडक्ट है वो यूपी में बिक सके, यूपी का दिल्ली में बिक सके, और उसमें कोई किसी तरह का बैरियर, किसी तरह का मतलब इनकम टैक्स नहीं लगाया जाए। जैसे हमारे यहाँ पता है क्या होता है कि हमारे यहाँ वैसे भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 13, कौन सा चैप्टर याद करो, मैंने क्या बताया था, चैप्टर 13 याद है, चैप्टर 13 कॉन्स्टिट्यूशन का याद है कि मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 301 टू 307, 07 क्या बताया था। अब तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हो, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स बताया था ना, एंड इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट्स बताया था। तो ये वाले में क्या था, मैंने ये बताया था कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगा सकता है ना, सिर्फ टोल टैक्स वगैरह लग सकता है, उसके अलावा ये नहीं है कि यहाँ का दूध, दिल्ली का दूध जो है, याद करो ये स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली वाला दूध अगर यूपी में बिकने गया तो ये नहीं है कि यूपी वाला कह दे या यूपी वाला दूध दिल्ली में आ रहा है तो उस पर अलग टैक्स लगा दे, वो ये नहीं कर सकते, राइट। तो एक यूनिफाइड इंटर स्टेट बैरियर, इससे क्या होता है, बैरियर हटाना है इसका मेन मकसद, किसका, चैप्टर 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कहां से, आर्टिकल 301 टू 307 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स वाली बात याद है। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या बनाए, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाए, गेटिंग। यूनिफाइड नेशनल मार्केट जो है, सरकारी कमीशन, पंची कमीशन, याद करो। अच्छा, सरकारी कमीशन, पंची कमीशन कहां पढ़ोगे, इंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, चैप्टर आप 11 आर्टिकल 245 टू 263, ठीक है, आपने इसमें पढ़ा। फिर चैप्टर 12, ठीक है, आर्टिकल 264 टू 300 ए, इसके अंदर आपने जो है पढ़ा फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ा, जिसके अंदर आर्टिकल 280 आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा। उसके बाद में आपने पढ़ा कि इंटर स्टेट रिलेशन में आपने पढ़ा सरकारी कमीशन एंड पंची कमीशन, दोनों पढ़े ना। उनकी रिकमेंडेशन थी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की कमीशन बनाने की, याद करो, क्या ना। तो क्या नाम है, उसके अलावा एससी इन आयताबारी टी वर्सेज स्टेट ऑफ आतियाबारी टी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम में कहा था, फ्री मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द नेशन एंड फॉर द सस्टेनेबल एंड इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अगर आपको जनरल आंसर लिखना है तो देखो कहां कहां से आ रहा है, पॉलिटी की चीजें आ रही है, इकोनॉमी की चीजें आ रही है ना। अतियाबारी ये केस भी आ गया, अतियाबारी वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम, हम लोग पढ़ते हैं लॉ में इसको। ये केस में ये था कि फ्री मूवमेंट ऑफ द exchange of good throughout the territory of India is essential for the economy of the country, तो इसको हम बैरियर नहीं लगा सकते, राइट। तो ये वाली जो है सरकारी कमीशन, अगर आपने मेंस में लिख दिया सरकारी कमीशन, पंची कमीशन का नाम रिकमेंड कर दिया, आतियाबारी टी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम लिख दिया। उसके अलावा आपने जो है क्या नाम है, चैप्टर 13 आर्टिकल 301 टू 307 लिख दिया, ठीक है। ये सारी बता दी और बताया रिकमेंडेशन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स बनाने की, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत बनाया है, उसी तरीके से स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल की तरह ही इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स बनाने, कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन जो है सरकारिया और पंची कमीशन की जो है, उसको अगर आपने मेंशन किया, यू विल गेट फेच मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये चीजें याद रखो, ये तो हमें करना है। उसके अलावा क्या है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो गांव का स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, ठीक है ना। ग्रामीण जो है वो भंडारण योजना इसके लिए लाई गई थी, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को भी कहा गया था कि भाई तुम भी यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाओ, ठीक है ना, और उसमें फिर आप चार्ज करो फीस वगैरह, ओके। कंस्ट्रक्शन गोडाउन वगैरह कंस्ट्रक्शन था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक है ना, के तौर पे करा है। गारंटी फुल जो है कैपेसिटी, उसमें रेंट 10 साल के लिए रेंट, मतलब फुल कैपेसिटी पे रेंट देने की बात थी। और स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसमें ये था कि भाई जो हमारा मतलब है ना, हमारे पास जो स्टोरेज है वो इतने नहीं है कि हम, इतनी भी नहीं है कि हम 4 महीने का पीडीएस उसमें रख सकें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा, उसके जो अनाज होता है, कोटा होता है, कोटे का चावल मिलेगा, कोटे का गेहूं मिलेगा, तो हमारे पास इतना भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी अभी कि हम 4 महीने तक के लिए एक साथ रख सके, ये नहीं था। तो ये अब धीरे धीरे डेवलप हुआ है, बहुत सारी खोले गए हैं, लेकिन फिर भी तो इसमें हम लोग चाहते थे कि वेयर हाउस में 100% एफडीआई ले आओ। एफडीआई डेवलपमेंट, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो एफडीआई मैंने ये भी उस समय भी बताया था कि वेयर हाउसेज वगैरह में एफडीआई 100% अलाउड है, याद है।
तो वो किया गया था क्योंकि वेयर हाउस डेवलप करना बहुत जरूरी है, हमारा बहुत सारा अनाज वैसे ही सड़ जाता है स्टोरेज के अभाव में। हाँ, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यहाँ जरूरी है। वेयर सही हाउसेस बात है। प्राइवेट और द क्या नाम है आपका, जैसे कम्युनिटी वगैरह का वेयर हाउसेस हो या कॉमर्शियल वेयर हाउसेस हैं, स्टेट के वेयर हाउसेस हो, कैसे भी, ठीक है ना, वार्ड फुल वगैरह भी। कैपेसिटी रेंट वाला इसमें क्या है मतलब? क्या फुल कैपेसिटी रेंट वाले वाले मतलब में फुल कैपेसिटी उसको यूज किया जाए, रेंट तो पे देके, पूरा रेंट नहीं मतलब देते हैं? नहीं, उसमें वो दुनिया भर का वो करते हैं, तो उनका ये है कि मतलब उसको रेंट पे उठाने की वो है कि अपना लाके रखो। जैसे याद करो, मैंने एक घोटाला आप लोगों को इकोनॉमी में जी, बताया था, याद है। उसमें याद है? फेक रिसीट्स बना फेक रिसीट दिया। बनाई थी जो वेयर हाउसेस की, तो वो सारा है, तो उसमें कुछ लोग बहुत ऐसे ही लगा रखते हैं, आप जाओगे आपका नहीं होगा काम। अच्छा, ठीक फिर है, तो मैंने वो सारी चीजें ऑलरेडी हैं, तो वो हमें इकोनॉमी में भी हम लोग देखते हैं, तो उसको लिंक करके समझ में आ जाएगा। द वेयर हाउस रिसिप्ट याद करो, जी, इज अ टूल फॉर द ट्रेड एट द कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। उसमें क्या है, आप इसमें याद करो, मैंने आपको इकोनॉमी में बताया था, आज भी याद कर लो। हुँ, मैंने बोला था वो रिसिप्ट लेकर आप लोन ले सकते हो, जी। तो हाँ, उसमें हाँ, हाँ, अनाज हाँ, हो ना हो, लोन उन्होंने क्या लिया स्कैम था। किया था। लोन लिया था जिग्नेश फेक सा नाम, रिसीट्स। जिग्नेश सा नाम याद है ना, हाँ, जिग्नेश शाह गुजराती का एडमिनिस्ट्रेशन। एन एनएसटीएल वाला स्कैम यार। जी, जी, ठीक जी, है, वही, वही। एनएसटीएल वाला स्कीम जिग्नेश शाह ने, गुजराती, उसने क्या किया था कि वेयर हाउस में कोई पैसा नहीं है, कोई अनाज नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, वो दुनिया भर के रिसिप्ट बना दिए वेयर हाउसेस के, उसके बेसिस पे लोन उठवा लिया। हुँ, ठीक है, दुनिया भर के लोन उठा लिए, है ना। तो वो सारी चीजें की और फेक रिसिप्ट बनाई, जैसे 10 10 कुंटल अनाज है तो 100 कुंटल अनाज का रिसिप्ट बना रखा है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट सरकार उसके बैंक को लोन लग रहा है लिया कि था हाँ, फिर। इतना रिसिप्ट तो है ही है, रिसिप्ट जनरेट हुआ है, तो इतना सारा अनाज है ही है, उसके बेसिस पे लोन दे दो, लोन ले लिया, फ्रॉड हो गया, समझ रहे हो ना। जी, तो इस तरह से खूब फ्रॉड हुए हैं कॉमर्शियल रेट पे, मतलब यहाँ पे क्या नाम है, अच्छा खासा आपको रेट इंटरेस्ट वो मिल जाता है, क्या नाम है, क्या वेयर हाउसेस के बेसिस पर आप जो है लो रेट पे, कमोडिटी एक्सचेंज रेट पे, मतलब कम रेट पे जो है लोन मिल जाता है। ठीक है, किसान होने की वजह से आप उसको कमर्शियल रेट पे उठाते हैं, ये सारी चीजें हो रही थी ना। हुँ, तो बेनिफिट ऑफ द रिसिप्ट क्या होता है, इंकरेज करता है फार्मर्स को कि आप जाके वेयर हाउसेज में, जैसे रिसिप्ट आप वेयर हाउसेज में जाके क्यों रखेंगे अपना अनाज, आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तो क्योंकि नहीं तो अपने घर में कुछ करेंगे वो लोग, खराब भी करेंगे या फेंकेंगे, तो वेयर हाउसेज में रखने से क्या होगा, एक तो आपके पास एक स्टॉक में पैसा है, जैसे होता है ना जब आपके पास बैंक में पैसा होता है तो आप मजबूत महसूस करते हो, तो उसी तरीके से अगर आपके वेयर हाउस में दुनिया भर का अनाज है तो आपको है ना कि आप फुल में सेल्फ सफिशिएंट हो, हुँ, तो वो भी सब चीजें हैं। तो बेनिफिट जो है वो रिसिप्ट का ये था, और तो रिसिप्ट, अब आप चावल, आपके पास गेहूं नहीं है लेकिन वो रसीद तो है, हुँ, आप कहो इस कागज की कोई औकात नहीं है, 2000 का नोट मैं क्यों रखूं, मुझे तो सोना चाहिए, तो ये रिसिप्ट ही तो है उस जी, सोने की, जो आपका रखा हुआ है, जिससे आप कोई सामान खरीद सकते हो, इसी तरह वो उसकी रिसिप्ट पैसे की तरह काम करती है, तो रिसिप्ट लेकर जाओ, बैंक वाले लोन दे रहे हैं, तो आदमी कहेगा हाँ यार ये तो ठीक है, हुँ, ठीक है। ठीक है, कर रखो वहाँ वेयर हाउसेज में। अब वो आपके अनाज के साथ क्या कर रहे हैं जब आप अनाज लेने जा रहे हो, तो वहाँ वो हो रहा है स्कैम, वो अलग बात है, लेकिन ये तो स्कैम की बात है, लेकिन है तो अच्छी चीज ना, जी, स्कैम अलग। तो जितना यहाँ पे जितना रख लेंगे अपने पास। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, आपको पता है इसको इसीलिए हटाया गया था क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन पहले था। हुँ, ठीक है, वो उसने एग्रो मार्केट नेट करके उसने वो भी बनाया था, ई पोर्टल वगैरह भी बनाया था, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को आपको पता है अबॉलिश कर दिया गया। क्यों अबॉलिश किया गया, वही स्कैम की वजह से। ठीक है ना, स्कैम रोक नहीं पाए ये लोग, ठीक है ना। हुँ, रियल टाइम होलसेल प्राइस एग्रीकल्चर कम्युनिटीज का ई पोर्टल पे रख देते थे, कनेक्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द एपीएमसी मार्केट मंडीज और आपका किसान विकास केंद्र और स्टेट, उसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड, इनसे सबसे इनका कनेक्शन होता था, किसके साथ, इनके साथ के साथ इस पोर्टल का कनेक्शन होता था, वो रियल टाइम में सब बताते थे कहां पे कितना कम्युनिटी अवेलेबल है रिसिप्ट के बेसिस पे। तो बाद में पता चला, उसी में तो पकड़ा गया स्कैम, जब इन्होंने बनाया सारा पोर्टल जो डाला और जब देखा कि एक्चुअल इतना विज़िट किया था इतना उसने। दिख रहा है, एक्चुअल में है ही नहीं कुछ, तो फिर वहां पे जो है ये पकड़े गए कि भाई ये क्या नाम है, ये तो गड़बड़ फेक रेसिपी बना रखी है। तो आज हमने ये कंप्लीट किया कि क्रॉप, लैंड, वाटर, न्यूट्रिशन, मैकेनाइजेशन, एक्सटेंशन, फाइनेंस एंड मार्केट का पूरा आपको एस्से लिखना चाहो, जितना हमने पढ़ा दिया है, तो इसमें क्या नाम है 7 10 12 लेक्चर हैं, आप इसमें एस्से लिखना चाहो एस्से लिख डालो, आप इसमें क्या नाम है जो लिखना चाहो, ठीक है, जो हमने पढ़ा दिया उसमें आप ऐसे लिखना चाहो, जनरल क्वेश्चन है उसमें कर दो। आपको बस थोड़ा सा काम इस पे कर लेना है, वो काम क्या है कि अगर जो भी आपने पढ़ा, मैंने जो भी आपको पढ़ाया, उसमें आप बस करंट को और अपडेट कर लेना। जी, यानी जब भी आप एग्जाम लिखने जाओ, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, बेसिक्स आपको सब पता है, फाउंडेशन आपका है, एग्रीकल्चर में मुझे क्या लिखना है, क्रॉप के बारे में लिखना है, लैंड के बारे में लिखना है, वाटर के बारे में लिखना है, न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है, मैकेनाइजेशन के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में, फाइनेंस और मार्केट के बारे में, कुछ कुछ पॉइंट सब में लिख दो, ऐसे लिख डालो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऐसे तो लिख के लिख ही लो, लैंड के बारे में कुछ लिख लो, वाटर के बारे में, इरिगेशन, इसमें लेक्चर देखने के बाद उसमें से ऐड कर लो, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के बारे में, ये सिर्फ लेक्चर मत देखो, इसके नोट्स बना लो, और एग्रीकल्चर के ऊपर कोई ना कोई साल में ऐसे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पूछता है एक टॉपिक, तो एग्रीकल्चर का, और अच्छा दूसरा पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो पक्का मिलना ही है, एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आपका आना ही आना है,
चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड पूछ ले, ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ ले, कहीं से भी। तो ये अपने आप में, इसीलिए ये लेक्चर थोड़ा एक्सटेंसिव रहा है। 4, 5, 6 लेक्चर, 7 लेक्चर इसमें हो गए हैं। लेकिन आपके लिए ये है कि मेंस आंसर भी लिख सकते हो, मेंस का भी, प्री का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और एस्से भी लिख सकते हो। ये सारा कुछ इसमें हो जाएगा। बस आपको एक थोड़ा-सा नोट्स बना लेने हैं इसके, तैयार कर लेना। कर लोगे? जी सर। चलिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, अब फिर देखते हैं इसके आगे।